नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 जून को आए चुनावी नतीजों में हमारे देश के मतदाताओं ने स्पष्ट और मजबूती के साथ अपना फैसला सुनाया है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है जिसने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को दैवीय दर्जा दे दिया था। फिर भी प्रधानमंत्री के हावभाव वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि कुछ नहीं बदला है। वो आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं। चुनावी नतीजों या जनादेश से उन्हें कोई सबक मिला है, इसका कोई संकेत नहीं मिलता है कि देश के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें कोई संदेश दिया है। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से निराशाजनक रहे। ऐसी कोई भी उम्मीद या अपेक्षा कि हमें कोई बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, ये धराशायी हो गई। आपसी सम्मान और सामंजस्य की नई भावना या सौहार्द की बात तो दूर, इस बाबत कोई कदम उठाने की उम्मीद भी गलत ही साबित हुई। नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने आए पार्टी नेता केसी त्यागी ने पत्रकारों से कहा है कि साल 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न केवल प्रधानमंत्री जी ने की है बल्कि राज्य के बीजेपी पार्टी अध्यक्ष और सदन के नेता भी कर चुके हैं। लिहाजा मैं यहाँ इस बहस को विराम देना चाहता हूँ कि नेतृत्व को लेकर बिहार में कोई विवाद है। नीतीश कुमार न केवल जेडीयू के बल्कि एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। बता दें, बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे कह चुके हैं कि बीजेपी 2025 में पूर्ण बहुमत से आएगी और नेतृत्व बीजेपी तय करेगी। अब केसी त्यागी नीतीश कुमार का नाम लेकर आ रहे हैं, मतलब जेडीयू और बीजेपी में खींचतान शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या। जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, नीतीश कुमार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसका भारत और बिहार की सियासत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। वैसे भी नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। यही कारण है कि सबकी नज़र आज यानी 29 जून को दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते खुद नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान के मुताबिक दिल्ली में होने जा रही जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद ही अहम है। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होनी है। उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं मंत्री मदन साहनी ने कहा कि बैठक में जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। संगठन के लिहाज से ये बड़ी बैठक है जिसमें कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक से पहले कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके चलते कुछ लोगों के दिमाग में बीजेपी की सीनियर नेता अश्विनी चौबे का वो बयान भी आता है जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि 2025 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आए और नेतृत्व कौन करेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके बाद लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ने वाले हैं। हालांकि जेडीयू के मंत्री मदन साहनी ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि अश्विनी चौबे ना तो अभी सांसद हैं ना ही मंत्री, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एनडीए निर्णय करेगा, किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में भी पानी भर गया है। इसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रगति मैदान टनल में जलभराव के कारण ट्रैफिक की आवाजाही अगले आदेश तक प्रतिबंधित है। प्रगति मैदान के टनल में पानी भरने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने लिखा है कि प्रकृति ने बहुत स्वाभाविक तरीके से मोदी मॉडल की पोल खोल दी है। प्रचार के जरिए झूठे दावे, झूठे विकास, झूठी कहानी सब कुछ सामने है। प्रगति मैदान के इस टनल में जो नाला बन चुका है, यहाँ नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जायजा लेने के लिए आए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सोरेन की रिहाई ने राज्य के समीकरणों में बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को नैतिक तौर पर सोरेन की रिहाई से ताकत मिली है। सोरेन की रिहाई से राज्य में सियासी समीकरण बदल सकते हैं और उम्मीद है कि झामुमो सहानुभूति कार्ड के जरिए बीजेपी को और बैकफुट पर धकेल सकती है। तमिलनाडु के कांग्रेस एमपी शशिकांत सेंथिल ने अलग बात कही है। सत्य हिंदी पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा ने जब पूछा कि विपक्ष ने चुनाव में इसको मुद्दा बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे, तो क्या तमिलनाडु में पिछड़े, दलितों और आदिवासियों में डर आया था कि अगर इनको इतनी सीटें मिली तो अधिकार चले जाएंगे? इसके जवाब में सेंथिल ने कहा कि ये वो लोग हैं जो संविधान चाहते ही नहीं थे।
वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़े, उनको भी अंग्रेजों को भगाना था, लेकिन उनको समस्या थी आइडिया ऑफ इक्विटी से, हिस्सेदारी से, जो संविधान की वैल्यूज हैं उनसे समस्या थी। असल में ये लोग मुस्लिमों के विरोधी नहीं हैं, ये लोग इक्विटी के विरोधी हैं। मुस्लिमों को दोषी दिखाते हैं क्योंकि वो लोग वोट ले पाए मेजोरिटी से, लेकिन उसका ही बुरा हाल करते हैं। उदाहरण के लिए हमने जातिगत जनगणना की बात की, हिंदुओं के लिए ही मांगी, लेकिन कास्ट सेंसस से इनको क्या दिक्कत है? उन्होंने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा कि उनको यही दिक्कत है कि ये बंदा 50 साल तक खेत में बैठता था, वो अब आकर सदन में बैठ रहा है। सत्य हिंदी पर अपलोडेड ये इंटरव्यू आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको पता चलेगा कि कैसे तमिलनाडु के कांग्रेस एमपी गजब तर्क दे रहे हैं। इंडिया की केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य में सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों की नियुक्तियों में पक्षपात का आरोप लगाया है। बता दें, अनुप्रिया पटेल एनडीए का हिस्सा अपना दल एस की प्रमुख हैं। इसके बावजूद उन्होंने योगी पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में साफ कहा कि नो फाउंड सुटेबल कहकर नियुक्तियों से एससी, एसटी, ओबीसी को रोका जा रहा है। बाद में इन पदों को अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। बता दें, ऐसा नहीं है कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी से नाराज है, उन्होंने बस योगी पर आरोप लगाए हैं, लेकिन मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और नीट की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण देने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन यूपी की व्यवस्था पर फौरन रोक लगानी चाहिए। अब इस खबर को ऐसे समझते हैं, मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मोदी जी तो पिछड़ों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप यानी योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण पिछड़ा वर्ग बीजेपी से हट रहा है। यानी यूपी में जो बीजेपी की हालत इस चुनाव में हुई है, उसके लिए भी वो योगी को दोषी ठहरा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि योगी को हटाने की बात लंबे समय से चल रही है और अब मोदी के मंत्री भी सीधा आरोप लगा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस बात से सहमत होंगे कि ओबीसी और एससी, एसटी समुदायों के उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इसलिए ये समझ से परे है कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों के उम्मीदवारों को बार बार नॉट सूटेबल नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के उम्मीदवारों के बीच उत्पन्न होने वाले गुस्से को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करके इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के उम्मीदवार मुझसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के योगी पर पक्षपात के आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे समय में जब भाजपा चुनावों में अपनी हार से उबरने की कोशिश कर रही है, मुख्य रूप से विपक्ष की उस चाल के कारण कि उसने पिछड़ों को ये समझा दिया था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो ये संविधान बदल देंगे। ऐसे समय में पार्टी के सहयोगी दल का ये पत्र बीजेपी को और नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बीजेपी के कई लोग इसको छोटे दलों के द्वारा मसल पावर दिखाने के रूप में देख रहे हैं, जो ऐसे समय में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं जब वो लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीत सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में अपना दल के 13 विधायक हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, लेकिन पार्टी में अजित पवार से गठबंधन को लेकर विरोधी सुर उठने लगे हैं। उधर अटकलें अजित पवार के एनसीपी में भी टूट की लग रही हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने खुलकर कहा कि बीजेपी को एनसीपी के साथ गठबंधन खत्म कर देना चाहिए और हमें उनकी जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि बीजेपी की पुणे इकाई के जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने पार्टी की एक बैठक में कहा कि अगर आप पार्टी के काडर से सड़क पर उतरकर पूछेंगे तो वो साफ तौर पर कहेगा कि अजित पवार के साथ गठबंधन खत्म कर दिया जाना चाहिए। कई सालों तक हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, आखिर हमें उनकी क्या जरूरत है? हम उन्हें चुनाव नहीं जिताना चाहते जिससे वो मंत्री बने और हमें आदेश दें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अजित पवार से हाथ मिलाने का मतलब है कि हम सत्ता में वापस नहीं आना चाहते। वहीं खबरों के मुताबिक एनसीपी में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि अजित पवार के गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के साथ जाने को तैयार हैं
और अब शरद पवार भी कह चुके हैं कि अजित गुट के नेताओं को पार्टी नेताओं से बात करने के बाद ले सकते हैं अगर उनसे हमें फायदा होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए नई एग्जाम तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत एनटीए ने 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की है, जिसमें CSIR नेट, UGC नेट और NCET परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान किया गया है। UGC नेट, जिसे 18 जून को आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द कर दिया गया, अब 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय को जानकारी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया। वहीं CSIR UGC नेट को एहतियाती उपाय के रूप में स्थगित कर दिया गया था। वो अब 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही NCET की परीक्षा 10 जुलाई को कराई जाएगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अचानक आई बाढ़ में 5 भारतीय सैनिकों की डूबकर मौत हो गई है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये हादसा लद्दाख के पास दौलत बेग ओल्डी इलाके में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सैनिकों की मौत पर दुख जताया है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में रूढ़िवादी सईद जलीली ने अपने प्रतिद्वंदियों से हल्की बढ़त बना ली है। सरकार की ओर से जारी शुरुआती नतीजों में पूर्व परमाणु वार्ताकार जलीली लगभग 42% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। अब तक 8 लाख मतपत्रों की गिनती हो चुकी है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। फ्रांस में आम चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी की ओर से धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के समर्थन न करने की अपील की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वोटर संसदीय चुनाव में नेशनल रैली को ऐतिहासिक जनादेश दे सकता है। फ्रांस में 30 जून को पहले दौर का चुनाव होगा, दूसरे दौर का चुनाव 7 जुलाई को होगा। ICC के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को हराया है और तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार फाइनल में जगह पक्की की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।